अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विशाल शाकिर और हमारे चैनल का जो मॉडल है टीचिंग का, डेट इज़ सोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग, जो मियाँ साहब यहाँ पे प्रीच भी करते हैं और जिस तरीके से टीच भी करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि हम अपने व्यूअर्स से, आप लोगों से कमेंट्स में आपकी क्वेरी से सीखते भी हैं और जो चीज़ें हमें पता चलती हैं उसके मुताबिक मज़ीद रिसर्च करके उस टॉपिक को मज़ीद रिफ़ाइन भी करते हैं। हमारी टीम भी उस चीज़ से सीखती है और हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर इवॉल्व करके, बेहतर रिफ़ाइन करके आप तक पहुंचाया जाए। इसी तरह अगर आपको याद हो तो हमने रिसेंटली एक वीडियो की थी लॉ ऑफ प्रोक्लेमेशन के ऊपर। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की रीसेंट जजमेंट के ऊपर हमने वो वीडियो की, जिसका लिंक यहाँ पे पॉपअप भी हो जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आई, जिस तरह हमने बात की थी कि लास्ट वीडियो के अंदर भी कि 18 साल हो गए प्रोक्लेमेशन की समझ नहीं लगी। तो उससे ये साबित होता है कि अभी भी कितनी चीज़ें इसके अंदर रिफ़ाइन की जा सकती हैं। उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर मियाँ साहब और मैंने और हमारी लीगल टीम ने बैठ के एक हफ़्ता लगाया मज़ीद इसको रिफ़ाइन करने में, जिसमें हमने CRPC, PPC, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर सबको अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद इस सेकंड पार्ट को आज बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस भी किया जाएगा और एक इन डेप्थ वीडियो हम करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि लॉ ऑफ प्रोक्लेमेशन है क्या। और इसमें एक और ज़बरदस्त बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को बनाने से पहले रिसर्च के दौरान हमने प्रोसिक्यूटर्स, लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस एंड इवन सिटिंग जजेस सबसे बात की कि ये हमारी क्वेरीज हैं। टू आवर सरप्राइज इन सबको इतना क्लैरिटी से इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि किस तरीके से लॉ ऑफ प्रोक्लेमेशन इन फील्ड ऑपरेट कर रहा है। जो जवाब हमें सुनने को मिला डेट वाज थ्योरी एक अलग चल रही है और प्रैक्टिस थोड़ी अलग चल रही है। बट थैंक्स टू मियाँ साहब और हमारी लीगल टीम जिन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की है, वी हैव फाइंड आउट अ वेरी थिन क्लियर लाइन कि इस तरीके से चीज़ें अपार्ट हो रही हैं और किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम सलाम। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, बड़ा डिटेल में हमने इसको रिसर्च किया और एक हफ़्ता गालबन हमें लग गया इस चीज़ को कवर अप करने के लिए कि एक्चुअली काम हो किस तरीके से रहा है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि जो जिस सवाल से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ वो था क्या। विशाल जी, इसके अंदर इशू ये कि बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ एक ऐसा कैमिलियन कैरेक्टर है जो कि हालातों, वाक़यात, सिचुएशंस के मुताबिक, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अपना कलर चेंज करता रहता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, जब वो वीडियो बनाई उसके अंदर एक पोर्शन तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट की रोशनी में कि होली सोली प्रोक्लेमेशन जो है वो कोर्ट का काम है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग दैट, आफ्टर दैट वीडियो जब हम बैठे तो कुछ सवालात हमारे दिमाग में खड़े हुए। अच्छा, उन सवालात को समझाने के लिए मैं बारी बारी जो मेरे इस वक्त एज ऑफ नाउ, क्योंकि रिसर्च किए हुए और बीच में मैं थोड़ा गायब भी रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, उसकी डेथ हो गई थी, अल्लाह उसे गरी के रहमत करे। तो आई विल ट्राई कि मैं उसको ना उसी तरह फ्रेज करूं जिस तरह, जितनी ताकत और जोर के साथ उस वक्त मेरे दिमाग पे वो चढ़ा हुआ था कॉन्सेप्ट। और इस पूरी की पूरी डिबेट को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप पहली वीडियो और इस वीडियो को डिटेल के अंदर देखें विद पोर्शंस, क्योंकि रील्स आती रहेंगी और ये वो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। दूसरा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कैटेगोरिकली बता दूं, जितनी हमारी रिसर्च ट्रेल है इन टर्म्स ऑफ केस लॉज, वो हम वीडियो के अंदर नहीं, एंड पे PPT के अंदर प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप यू कैन रिजॉर्ट बैक टू दोस। अच्छा, सवाल ये खड़ा हुआ कि पहली सवाल ये दिमाग में आता है कि जो प्रोक्लेमेशन है इसको मैजिस्ट्रेट ने करना है या ट्रायल कोर्ट करेगी। और यहां पे एक केस जिसने हमें कंफ्यूज किया, दैट वाज मुबशर हसन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। साइटेशन एंड पे लग जाएगी, 17 जजेस की जजमेंट है और उसका एक पैराग्राफ जो आपके सामने पॉप आउट भी हो जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है एब्सकॉन्डेंस इज ओनली द डोमेन ऑफ अ ट्रायल कोर्ट। अच्छा, जब इस जजमेंट में लफ्ज एब्सकॉन्डेंस का यूज किया गया, देन वी अगेन रिजॉर्टेड बैक टू आवर रिसर्च कि हम देखना चाहें कि प्रोक्लेमेशन में, एब्सकॉन्डेंस में और फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ में क्या फर्क है। और उसके लिए हमें
हमें आसानी दी अलीज़ा बाजवा साहब की जजमेंट ने और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट में, जिन्होंने बड़ा कैटेगरिकली बताया है कि प्रोक्लेमेशन ट्रायल कोर्ट करती है, एक एब्सकॉन्डर जो होता है वो यानी वो उसका भी एक मैकेनिज्म है जो प्रोवाइडेड है, और फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ कौन हो सकता है। सो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। तो पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि जो प्रोक्लेमेशन है ये ट्रायल कोर्ट करेगी या ये मैजिस्ट्रेट करेगी, और हम जाएंगे फौरन से पहले सेक्शन 75 सीआरपीसी के ऊपर। अच्छा, जब सेक्शन 75 पे जाते हैं तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट्स डील किए गए सेक्शन 75 में। एक उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कोर्ट के लिए, और दूसरा किया है क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट्स या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स का। सो बेसिकली होता ये, और आपने मुझसे एक सवाल किया था कि सर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वारंट की जरूरत क्या है, यानी एक ऑफेंस जो ऑलरेडी कॉग्निजेबल है तो उसके लिए वारंट लेने की क्या जरूरत है। फिर आपने कहा कि दूसरा सर ये 173 की रिपोर्ट के अंदर जो कॉलम नंबर 2 के अंदर एक इश्तिहारी लिखते हैं रेड इंक के साथ उस बंदे को जो कि पुलिस का एब्सकॉन्डर होता है और जिसको मैजिस्ट्रेट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दे, इसकी क्या जरूरत है। अच्छा, इस पूरी डिबेट के अंदर फर्दर जब आप सेक्शन 88 को देखेंगे तो 88 के अंदर सिर्फ वर्ड कोर्ट का इस्तेमाल किया गया, मैजिस्ट्रेट का नहीं किया गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए मेरी बड़ी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और एवरीवन हु इज प्रैक्टिसिंग लॉयर कैन आल्सो डिसएग्री विद दैट फैक्ट, एक सेक्शंस की ट्रेल है। अगर इन सेक्शंस को इन रिलेशन टू ईच अदर आप पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर से आपको ये डिबेट समझ आ जाएगी या उस आर्ग्यूमेंट की समझ आ जाएगी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यानी आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को, इन क्वेरीज को, इन सवालों को समझना है तो यू विल गो बैक टू सेक्शन 75, सेक्शन 87, सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, और इसको आप पढ़ेंगे 94 और सेक्शन 265 सी के साथ। फिर उसके बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर, और बिलखसूस उसके अंदर वॉल्यूम 3 चैप्टर 24 पार्ट इसका रूल 1 जो है वो इसको डील करेगा। फिर सेक्शन 190 सीआरपीसी का ए और बी। जब इन तमाम सेक्शंस को आप इन रिलेशन टू ईच अदर समझेंगे तो आपको समझ आएगी। चलो मैं आपके सामने एज अ डायलॉग रखता हूं। मैं ये कहता हूं कि जितनी भी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होंगी वो हमेशा और हमेशा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक, ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 190 के मुताबिक हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट करेगा। सो प्रोक्लेमेशन का जो डोमेन है, चूंकि सेक्शन 75 में आपने वारंट लेना है, और एक और चीज यहां पे मैं फर्दर क्लैरिफाई करता जाऊं, अमूमन हमारे मैजिस्ट्रेट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक लफ्ज यूज करते हैं कि जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपने उसको डिक्लेयर किया ना तो आपने लिख दिया परपेचुअल वारंट। नहीं, परपेचुअल वारंट कोई वारंट, एवरी वारंट इज अ परपेचुअल अनटिल अनलेस इट इज सेटिस्फाइड और एग्जीक्यूटेड 75(2) के मुताबिक। सो इस वजह से ये परपेचुअल का वर्ड लिखते हैं ना, वारंट जो 75 में इशू हुआ है उसके मतलब वो परपेचुअल ही रहेगा। अच्छा, अब जब आप 173 की रिपोर्ट देनी है तो यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता हुआ चलूं। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि जी पुलिस का इख्तियार, अगर आप पुलिस रूल्स को देखें तो उसके अंदर 23-20 और 23-22 ये दो रजिस्टर्स को केटर करता है, और इसके ऊपर भी जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स की, इन रजिस्टर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। एक रजिस्टर वो है जो एब्सकॉन्डर को डील करता है, एक रजिस्टर वो है जो मफरूर को डील करता है, और एक रजिस्टर वो है जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने 88 की कार्रवाई जिसके ऊपर कर ली, वो जो पिछली वीडियो के अंदर 1, 2, 3 के अंदर मैंने आपको बताया था वो सारी सेटिस्फाई करनी है। वो अगर उसने सेटिस्फाई कर ली तो उसके बाद उस बंदे का, फर्ज करें अली हैदर को एक मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया तो उसको उस रजिस्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। तो आपने मुझसे सवाल किया कि सर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एक क्यों जरूरी है उस बंदे के ऊपर उसको इश्तियारी डिक्लेयर करवाना, जब पुलिस के पास ये पावर मौजूद है कि उसको मफरूर भी डिक्लेयर कर सकती है और उसके लिए सेपरेट रजिस्टर भी है। तो व्हाई नॉट कॉलम नंबर 2 के अंदर उस बंदे को मफरूर लिख दिया जाए। तो उसका सवाल का जवाब इस तरह केटर हुआ या इस तरह अंडरस्टैंडिंग बनी कि प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करने के बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर जिस बंदे को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, अल्टीमेटली 173 की रिपोर्ट तो ट्रायल कोर्ट में सबमिट होनी है।
जब 173 की रिपोर्ट जमा होनी है तो उसी के अंदर 512 ने भी आना है। सो उस कार्रवाई को पूरा करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस के लिए जरूरी है कि वो तमाम प्रोसेसेस जो कानून के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रोसेसेस कंप्लीट किए जाएं, और ताकि उस बंदे को वहां पे लाके वो 512 की उसके ऊपर कार्रवाई करके प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस की जाए। फर्दर कि जब इन सेक्शंस को आप देखते हैं तो यू कम टू अ कंक्लूजन, यू कम टू अ कंसेंसस टू दिस पॉइंट कि जितनी भी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, और बिलखुसूस आप 190 ए और बी को देखें, उसके बाद वो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के देखें, तो उसके अंदर उन्होंने कहा हर उस ऑफेंस का जिसके तहत पर्चा दर्ज किया जाएगा उसका जो चलान है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और मैजिस्ट्रेट उसको देखने के बाद अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद, सिंस दिस ऑफेंस इज नॉट ट्राइबल बाय मी, वो राउटिंग करके सेशन कोर्ट के पास और उसके बाद वो रेलेवेंट कोर्ट के पास चले जाता है। सो दैट्स हाउ इट प्रोसीड, मीनिंग देयर बाय प्रोक्लेमेशन का जितना भी प्रोसेस है वो मैजिस्ट्रेट ने ही कंडक्ट जो है ना उसे कंडक्ट करवाना है, और 75(2) के अंदर दोनों चीजों को केटर किया जाता है, और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हमेशा होती है मैजिस्ट्रेट की तरफ से। तो अगर इसको इस तरीके से समझेंगे, द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द आईओ इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज सोनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द एविडेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। देखो, यानी फारूक हैदर साहब ने भी एक रिसेंटली जजमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हर जज को हर वो काम करने के लिए इजाजत है जिसको रोका ना गया हो कानून के अंदर। सिर्फ उस बंदे को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से मुकदमा लॉजिकल एंड पे नहीं जाता। उसके तहत अल्टीमेटली आपने उसको 512 का चलान आना है ताकि एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सके। जब एविडेंस को प्रिजर्व करना है, कल को बंदा वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद फिर वो अदालत में पेश आता है ताकि वो एविडेंस जो है वो खराब ना हो जाए। अब उसके लिए जरूरी है जब 512 का आपने वो रिपोर्ट सबमिट करनी है, अब ये भी एक डिफरेंट डिबेट है जिसको हम कहीं और डील करेंगे वीडियो में, कि 512 ने 173 में आना है या इंडिपेंडेंटली आना है। पुलिस रूल्स को देखो तो उसका परफॉर्मा अलग है, 173 का परफॉर्मा अलग है, लेकिन अगर ज़ाब्ता फौजदारी की स्कीम ऑफ लॉ को देखें तो एवरी रिपोर्ट विल कम अंडर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कम अंडर 173। सो 512 की कार्रवाई के लिए उस जरूरी है कि अदालत से, मैजिस्ट्रेट से उस बंदे को आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर। हाँ, एक चीज जो हमने अपनी रिसर्च के दौरान नोट की जो कि गलती की जाती है वो ये कि वो मैजिस्ट्रेट जो प्रोक्लेमेशन करने लगा हुआ है किसी मुकदमे के अंदर किसी मुलजम की, मेरी अपनी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कभी मैंने उस मैजिस्ट्रेट को बतौर विटनेस कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर 173 की रिपोर्ट के अंदर नहीं देखा। हाउएवर अगर कोरस्पोंडिंगली क्रॉस आपने करना हो, यानी आपने जुक्स्टा पोजीशन में रखना हो, तो याद रखो जब 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो मैजिस्ट्रेट कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में होता है। सो आप प्रोसेस सर्वर की जो प्रोक्लेमेशन के प्रोसेस सर्वर होते हैं उनकी स्टेटमेंट तो वगैरह तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस मैजिस्ट्रेट को भी उस कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में होना चाहिए, और उसके ऊपर, और मैंने को देखा है, मुझे कोई जजमेंट नहीं मिली इस पॉइंट के ऊपर। और सर ये भी तो है कि जैसे जो प्रोसेस सर्वर अपनी रिपोर्ट जमा करवाता है मजिस्ट्रेट को, तो उसका बयान भी ऑन ऑथ होता है, वो प्रोसेस सर्वर भी कैलेंडर ऑफ विटनेस में नहीं है। और मजिस्ट्रेट ने उस प्रोसेस सर्वर की ऑन ऑथ स्टेटमेंट के ऊपर इस चीज को डिक्लेयर करना है कि कोई बंदा प्रोक्लेम ऑफेंडर है कि नहीं, जिसके कॉन्सिक्वेंस में उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, एंड दैट प्रोक्लेमेशन इज आल्सो अ सर्कमस्टेंशियल पीस ऑफ एविडेंस एज वेल। तो टेक्निकली तो फिर मजिस्ट्रेट और प्रोसेस सर्वर शुड बी इन द कैलेंडर ऑफ विटनेस। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने शायद पहले भी काफी सारी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, मंजूर मलिक साहब ने एक जगह एक जजमेंट दी हुई है जिसके अंदर 342 में आप प्रोक्लेमेशन में तब तक रिलाई नहीं कर सकते जब तक आपने पुट ना किया हो, वो सवाल पुट ना किया। अच्छा, आपने जब वो सवाल पुट करना है, दैट मींस कि वो पर्सन वो बतौर विटनेस पेश हुए हैं, वो मैजिस्ट्रेट बतौर विटनेस। अब इसके पीछे नॉर्मली प्रैक्टिसेस क्यों नहीं है कि वो मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं आते कैलेंडर ऑफ विटनेस? I don't know, but I don't see a logical reason to believe on a person कि आप प्रोसेस सर्विस को तो बिलीव कर लो, लेकिन आप उस मैजिस्ट्रेट को वहां पे ना लेके आओ, उसकी एविडेंस ना लो। दैट इज अ बिग लेकुना दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। सो अगर इस स्कीम ऑफ लॉ को देखो, इस अंडरस्टैंडिंग को देखो, तो कम व्हाट मे, एक पुलिस के पास इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसी को एब्सकॉन्डर
या बाय टर्म ऑफ बाय जिसे कहते हैं ना, बाय वो एक फिक्रा है कि जी उसके कंडक्ट की वजह से ही कैन बिकम अ फ्यूजिटिव ऑफ लॉ, बट प्रोक्लेमेशन का इख्तियार दैट इज ट्रायल कोर्ट। एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करना वो दैट इज द, क्योंकि अगर लिटरल मीनिंग में देखा जाए तो मफरूरी देखा जाए, उसके लिए 23-20 जो है पुलिस रूल्स का बकायदा एक रजिस्टर डील करता है जिसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बट प्रोक्लेमेशन ऑलवेज कम फ्रॉम द कोर्ट। अच्छा सर, अब जब इसके ऊपर बात करते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि जब पुलिस ऑफिशियल द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर प्रोक्लेमेशन करवाना चाह रहा है तो जो दरखास्त वो लिख के देगा वो ये लिख के देगा कि मुझे 512 की कार्रवाई करवानी है, तो आप इसका प्रोक्लेमेशन का इशू वारंट इशू करें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखें किसी भी बंदे को जो अगर आप लेयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखो तो उसके अंदर होता क्या, बेसिकली आप 160 का नोटिस देंगे बंदे को, आओ शामिल तफ्तीश हो या जो भी विटनेस है जो भी आप नोटिस देंगे, और इन केस ऑफ मुलज़म वो नहीं है उसने 160 का नोटिस जारी करना, कॉल ऑफ नोटिस, वो नहीं आता। अच्छा, अब लीगली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस बंदे की तलाश तो करनी है। जब उसने तलाश करनी है तो लॉ ये कहता है, ऑल्दो मेरी आर्ग्यूमेंट टोटली डिफरेंट है कि बगैर वारंट के भी किसी के घर दाखिल हुआ जा सकता है, और ये वो बेसिकली एज अ अबंडेंट प्रिकॉशन, चूंकि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो सेक्शन 75 का मजिस्ट्रेट से जाके वारंट अपनी तमाम कार्रवाई करने के बाद, अपनी तमाम एफर्ट्स करने के बाद वो नहीं बंदा मिलता, वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि सर बंदा नहीं मिल रहा, 75 सेक्शन 75 का वारंट दे दे। अब जब उसने वारंट दे दिया ना तो उसने सब्सीक्वेंट सेक्शंस को ट्रिगर करना है, और उसके अंदर उसके खिलाफ 87-88 की कार्रवाई है, अटैचमेंट है, 512, ये 3 प्रोपोजिशन, 3 पैरेलल रेमेडीज ट्रिगर होती हैं जैसे सेक्शन 75 के तहत आप वारंट निकालते हैं, क्योंकि आईओ 88 की कार्रवाई ट्रिगर नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए जरूरी है मजिस्ट्रेट का वारंट होना चाहिए। जो मैंने लॉ आपके सामने कोट किया उसके मुताबिक ये तमाम का तमाम करना ही मैजिस्ट्रेट्स हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर होगी अपनी इस रिसर्च के मुताबिक कि जितनी भी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो मैजिस्ट्रेट ने करनी है, और उसके बाद जो वंस द चलान इज सबमिटेड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कम्स इनटू द ऑपरेशन। यहां पे एक और चीज आपकी ऑडियंस के लिए भी मैं क्लियर करता हुआ चलूं, अगर तो कोई मुकदमा आपका ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक है और उसकी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां मैजिस्ट्रेट की पावर स्पेशल कोर्ट्स के पास भी है, फॉर इंस्टेंस एटीसी आपके सामने, एंटी करप्शन आपके पास। अच्छा, एंटी करप्शन के अंदर आई एम नॉट श्योर कि उसका रिमांड वगैरह एंटी करप्शन कोर्ट के पास होता है या मैजिस्ट्रेट, एफआईए का जितने भी मैटर्स हैं वो रिमांड सारे के सारे उसके पास होते हैं। आई थिंक पीका आपके सामने, पीका के रिमांड्स उधर होते हैं, मैजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट। इस वजह से यहां पे जो डिबेट का मकसद है कि अगर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जो कि स्पेशल लॉ के अंदर फॉल करती हो उसको वो तमाम पावर दी गई हो जो मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, देन दिस प्रोसेस विल बी ट्रिगर्ड स्टार्टेड विद ऑन दैट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अदरवाइज हमारे कन्वेंशनल क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिस में जितनी भी वो आपके सामने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है दैट विल बी कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने कहा कि वो एप्लीकेशन लिखेगा, नहीं, मुझे बंदा नहीं मिल रहा, आई नीड अ वारंट, और उसके लिए सेक्शन 75 और वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था वारंट की लैंग्वेज क्या होगी, एड्रेस किया जाएगा, रीजन क्या है जी बंदा नहीं मिल रहा, शेड्यूल 5 में वो पूरा का पूरा वारंट उसी तरह इशू किया जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट प्रोसीड्स, हाउ व्हाई टू डू द प्रोसीडिंग्स 87-88 टू डू 512 एंड फर्दर ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा सर, ये तो होगी ना हमारे सिंपल, और जो सिंपल तो नहीं मैं से कहूंगा एक ऐसी स्कीम विशाल जी, अगर आप मुबशर हसन केस को पकड़ लो तो कहां से सिंपल है, नहीं है बिल्कुल, वहां वर्ड ट्रायल कोर्ट है। अब जब तक हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को ना पढ़ते, ठीक है, हम पुलिस रूल्स को ना पढ़ते, हम उसके बाद क्या कहते हैं इन सेक्शंस की जो डायनामिक्स मैंने बनाई है 75, 87, 100 नॉट मैंने बनाई है, ये भी जजमेंट से ही गैदर की है जो भी किया, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। कि मैं आपको एक बात बताता हूं, 75 के अंदर तो आपने यूज कर लिया वर्ड कोर्ट और क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट का, 88 में नहीं है भाई वर्ड, 88 में वर्ड कोर्ट का है। नाउ कोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट, वो डिफाइंड नहीं, आई एज्यूम
court means trial court. Trial court. If the trial court can only proceed where the commencement of trial has taken place. जब तक कि आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में नहीं जाएंगे, उसको नहीं देखेंगे, वो कहेगा एवरी चलान हैज टू बी सबमिटेड to the magistrate. Every proceeding or pre-trial proceeding has to be conducted by the magistrate. Unless there is a special court जहां पे उसकी वो powers हैं. So it doesn't make any sense. आपने जितनी आसानी से कह दिया, सिंपल है. अच्छा, एक ट्रेल तो हमारे पास आ गई, एक पर्चा दर्ज हुआ, एक्यूज को पता चला या नहीं पता चला, वो गायब हो गया और आईओ ने जाके उसकी सारी कार्रवाई कर ली, इस सारी प्रोसेस से गुजर गया. देन देयर कम अ केस जहाँ पे बेल करवा ली उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, चलान तरतीब हुआ और जाके चलान जमा हो गया. फर्दर जुर्म के बाद बंदा गायब हो जाता. नाउ व्हाट स्कीम वुड कम इनटू प्ले? सेम प्रोसेस, कोर्ट विल इशू द वारंट. अच्छा, इस पे क्वेश्चन ये आएगा, साइमल्टेनियस क्वेश्चन, कि जब चलान जमा हो गया, आईओ का तो रोल खत्म हो गया. बिल्कुल ठीक है. हु विल आस्क द कोर्ट टू इशू द वारंट ऑफ 75? अच्छा, उसके अंदर ये है कि जब एक बंदा आपसे, आपके पास बेल पे था, ट्रायल चल रहा है और वो गायब हो गया, ठीक है, अब कोर्ट व्हाट द कोर्ट हैज टू डू? कोर्ट हैज टू फर्स्ट, कंप्लेनेंट वुड गो फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, ठीक है, और कोर्ट वुड आस्क द कंप्लेनेंट वुड आस्क टू द सेम कोर्ट. सो वो जो प्रोसेस है जिसके अंदर श्योरिटी बॉन्ड और बेल कैंसिल हो गई, श्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई हुई, नाउ व्हाट टू डू? कोर्ट विल इशू द वारंट और उसके बाद दोबारा वो 88 वाला प्रोसेस होगा, अटैचमेंट वाला प्रोसेस होगा और 512 के तहत चलान अलहदा हो जाएगा, उसकी हद तक वो साइड पे चला जाएगा. द सेम प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, क्योंकि 75 के अंदर वर्ड कोर्ट भी है और बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स भी है. सो दैट कम्स ओवर देयर एज वेल. अच्छा सर, जब चलान 173 में आ चुका है, हाँ, 512 की रिपोर्ट अलग आएगी? अच्छा, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. सिंगल एक्यूज. अब यहीं पे रुक जाओ. विशाल साहब, कितने ट्रायल किए हैं? काफी कर लिए आपने भी. आज तक मुझे बताओ कौन सा चलान मुकम्मल चलान आया? कोई मुकम्मल चलान नहीं, बहुत कम, रेयरली. यानी 302 से लेके, नारकोटिक्स से लेके, 406 से लेके, हमेशा अदालतों में पूरा ट्रायल चल जाता है और पीएफएसए की रिपोर्ट आगे वो एंड स्टेज के ऊपर आप उसके करते हैं. सो चलान इनकम्प्लीट होता है. अच्छा, अब यहां पे आपने एक सवाल किया कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कंप्लीट चलान आ गया, मुकम्मल चलान आ गया, तो इसके ऊपर मैंने करनी एक अलहदा वीडियो थी, लेकिन वो आपने बात कर दी. फारूक हैदर साहब की और तारिक सलीम शेख साहब की एक जजमेंट भी आ गई, जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया फर्दर इन्वेस्टिगेशन का. एक तो री इन्वेस्टिगेशन है, एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन. और दे वेंट ऑन टू से दैट कि अगर अभी अपील डिसाइड नहीं हो अगले फोरम से, द केस कैन बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ न्यू फैक्ट. बट वो एक अलग डिबेट है, उस पर नहीं जाते. यहां पे आपने जो बात की है ना कि अगर फर्ज करो मुकम्मल चलान आ गया हुआ है, तो कोर्ट हैज टू इशू द वारंट्स, बिकॉज अदालत के पास प्यूनिटिव मेयर जो ज़ाब्ता फौजदारी में है, दैट इज ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ दिस. उसमें एसएचओ को डायरेक्ट कर सकता है, उसमें वो जिस इलाके का एसएचओ इज द कस्टोडियन एंड द गार्डियन ऑफ दैट एरिया. सो 75 के तहत वारंट इशू कर सकता है वो कोर्ट होने के बावजूद. 87-88 वाला प्रोसेस विल कैरी ऑन, क्योंकि ट्रायल इन एब्सेंशिया तो हमारे क्रिमिनल लॉ में उसकी इजाजत नहीं. वो उसमें भी डिबेट्स हैं, लेकिन जनरली तो हम उसको 512 में प्रिजर्वेशन. मेरा 512 पे, अब आप छेड़ रहे हो बार बार 512 को, 512 पे मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा 512 में जज क्विट भी कर सकता है. 512 में? यस. चलें, उसके मैं लाऊंगा वो वीडियो, वो भी लाऊंगा आपके सामने. अच्छा सर, इसमें अब ये बताइए कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये आ रहा है, क्या प्रोक्लेमेशन सिर्फ एक्यूज की होती है? वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. अक्सर लोग आपने देखा होगा मुकदमे में कहते हैं कि जी हम लोग मुल्ज़म हैं, हम लोग पेश होते हैं, ना गवाह आ रहे हैं ना मुद्दई आ रहा है. इस सिचुएशन को भी बहुत पहले लॉर्ड मैकाले ने सीआरपीसी में केटर कर लिया हुआ. सेक्शन 87 के तहत मुद्दई इंक्लूडिंग द विटनेसेस के वारंट भी इशू हो सकते हैं, और सो मच सो दे कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड. प्रोक्लेमेशन उनकी भी निकल सकती है. सीआरपीसी के जो 5th यानी इसका जो स्केड्यूल 5 है, उसका फॉर्म नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन के अंदर पॉप आउट हो जाएगा, जिसके अंदर उसके अंदर कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि ये एक वारंट इशू किया गया और ना इसमें गवाह पेश हो रहा है, लिहाजा ये एब्सकॉन्ड कर रहा है
और यानी अदालत में नहीं पेश हो रहा तो उसके अगेंस्ट भी प्रोक्लेमेशन हो सकता है वारंट के। और जब 87 की कार्रवाई आती है तो 88 की भी आ सकती है। तो आप कंपेल, अदालत के पास पूरी पावर है कि वो कंपेल करके विटनेसेस को बुला सकते बी दैट में विशाल, इट्स अ ट्रायल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट। जो प्यूनिटिव मेजर है ना वो यहीं से ट्रिगर होते हैं, वारंट की इशुएंस से लेके और आगे फिर प्रोक्लेमेशन के प्रोसेस को डील करने के लिए। तो इस वजह से विशाल, अगर आप इन पूरी स्कीम को, मैं अगेन टू कंक्लूड दिस वीडियो, क्योंकि अगर हम इस पर बोलना चाहें जितना हमने दिमाग खपाया, वी कैन गो ऑन एंड आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द, एक बात कैटेगोरिकली बता रहा हूं, प्रोक्लेमेशन का इख्तियार सिर्फ कोर्ट का है। और इस स्कीम ऑफ लॉ को समझने के लिए आपने 75, 87, 173, उसके बाद 94, 265C, उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, उसके अंदर जो चैप्टर 24 है उसका रूल 1, उसके बाद सेक्शन 190, उसका सबसे उसके ए और बी, जो क्लॉज ए और बी है इसको, और जो पुलिस रूल्स हैं आपके उसके अंदर 23, 20 और 23, 22 को जब आप देखते हैं तो इट डज मेक अ सेंस कि जो बाजवा साहब की जजमेंट है उसके मुताबिक प्रोक्लेमेशन इज द ओनली इख्तियार ऑफ द कोर्ट और अ मैजिस्ट्रेट। पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं, पुलिस सिर्फ और सिर्फ किसी बंदे को मफरूर डिक्लेयर कर सकती है, ना कि प्रोक्लेम्ड इफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू आवर ऑडियंस। इट वाज वेरी ट्रिगरिंग येट वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको हमने डील किया। जितनी आसानी से हम इस चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं 25 से 30 मिनट की वीडियो में, इसको बनाते हुए, इसको समझते हुए 1 से 2 हफ्ते हमें लगे हैं। और इस लॉ की स्कीम को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो इट्स नॉट इजी कि जिस तरीके से मियाँ साहब इसको इतनी आसानी से मोतियों में पिरो के बता देते हैं, इतना आसान होता नहीं है। अलबत्ता बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपके सवालों से ही जनरेट हुआ। अभी भी अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई कमेंट हो, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स एंड क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स के, जैसे कि आपको इस बात का इल्म है कि मियाँ साहब की सिस्टर, यंगर सिस्टर हैज़ पास्ड अवे, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स टू टेक 2 मिनट साइलेंस और उनके लिए एक फातिहा और उनके लिए दुआ की जाए और उनकी बख्शिश के लिए आप सबसे हमारी दरख्वास्त रहेगी। तो इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।